हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम लोग मैथ्स के एक चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ने वाले हैं। जल्दी जल्दी जितना जल्दी हो पाएगा हम इस चैप्टर का फुल रिवीजन करेंगे। अगर आप लोगों ने इससे पहले चैप्टर पढ़ रखा है तब तो आप लोगों को इस वीडियो में एक बार देखने के बाद आपको आसानी से समझ में आ जाएगा और आप इसको अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने इस चैप्टर को पहले नहीं पढ़ा है तब भी अगर आप आज इस वीडियो को देखेंगे तो उसके बाद अगर आप खुद से इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करेंगे तो आप आसानी से इन सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है। आमतौर पर बच्चे इस चैप्टर को छोड़ देते हैं, लेकिन ये आसान चैप्टर है। ठीक है, इसमें आपको कुछ फिक्स टाइप के पैटर्न देखने हैं, फिक्स टाइप समझना है कि सवाल किस किस टाइप के बनेंगे और उस टाइप में आपको जो सेम हर टाइप की अपनी एक अलग मेथड होगी, उस मेथड को आपको अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं और सीधे अपने काम पे लगते हैं। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। चैप्टर का नाम क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहले हमको पता होना चाहिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। कोई भी इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन तब होगी जब उसमें क्या हो, एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और कुछ आपके उसमें डेरिवेटिव्स हो। जैसे कि ये मैंने इक्वेशन लिखी, डी वाई डी एक्स प्लस 2x स्क्वायर वाई प्लस 0। देखो इसमें क्या होगा, इस इक्वेशन में आपको क्या क्या चीज़ दिख रही है। एक आपको दिख रहा है कि एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हुआ है। एक्स क्या है? हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, वाई क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है ना। और ये क्या है? ये डेरिवेटिव है वाई के। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और एक्स क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं, ये आप लोग को आता होगा। ये बहुत बेसिक बच्चों वाली बात है, आप लोग इसको जानते हैं। तो बस कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन में आपके पास कुछ चीज़ें होंगी। जैसे कि आपका उसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एक आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और आपका एक कुछ डेरिवेटिव के टर्म होंगे। डेरिवेटिव्स के टर्म होने का मतलब है कि डी वाई अपॉन डी एक्स, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ऐसे करके अलग अलग टर्म में आपके वो इक्वेशन के अंदर इस टाइप के टर्म रखे होंगे। जैसे कि मैंने लिख दी इक्वेशन डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2xy प्लस 4y। ये भी क्या है? एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो जिसमें भी डेरिवेटिव्स आएंगे उस इक्वेशन को हम बोल देंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमको इस पूरे चैप्टर में इनको सॉल्व करना है, लेकिन इनको सॉल्व करने से पहले हमको कुछ चीज़ देखनी पड़ेंगी। ठीक है, उससे पहले पेपर में ये नहीं कि सीधे सॉल्यूशन पूछ लेंगे, इसमें कुछ आसान आसान टॉपिक भी आते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है समझ में आ गया। ठीक है, उसकी एग्जांपल देख लिया हमने। कोई भी इक्वेशन लिख लो, अगर मैं लिख दूँ अगर डी वाई अपॉन डी एक्स इसका होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0। ये भी क्या है? एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, हो जाएगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों? क्योंकि ये एक्स आर का है इसमें और डी वाई अपॉन डी एक्स उसके डेरिवेटिव्स के टर्म आ रखे हैं। ठीक है, हो जाएगा, हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो पेपर में हमसे क्या पूछा जाएगा, हमको एक इक्वेशन दे देंगे। कौन सी इक्वेशन? डिफरेंशियल इक्वेशन दे देंगे हमको एक। फिर हमसे बोलेंगे कि बताओ इसका ऑर्डर क्या होता है, बताओ इसकी डिग्री क्या है। ऑर्डर क्या होगा? मैक्सिमम जितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है, जिस टर्म का सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन हुआ होगा वो टर्म बताएगा कि उस इक्वेशन का ऑर्डर क्या है। और ऑर्डर कितना होगा? जितनी बार उसका डिफरेंशिएशन हुआ है। ठीक है, डिग्री क्या होगी? जिस टर्म से हमने ऑर्डर को डिफाइन किया है उस टर्म की पावर कितनी है, उसकी जो भी पावर होगी उसको हम बोल देंगे डिग्री। समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, एग्जांपल देखेंगे आ जाएगा फट से। तो हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है वो समझ लिया। अब हम लोगों ने क्या पढ़ा कि ऑर्डर पढ़ना है। ये एक इक्वेशन है डी वाई अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। हाँ है। अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ है? एक बार हुआ है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 1। समझ में आ गया। अगला, ये क्या है? एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। हाँ है। इसमें सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ है? 2 बार, इसका ऑर्डर 2। ठीक है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। हाँ है। इसमें 2 बार भी हुआ है, 3 बार भी हुआ है, लेकिन हम किसको लेंगे? सबसे ज़्यादा बार कितनी बार हुआ है? 3 बार हुआ है डिफरेंशिएशन, तो ये थर्ड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। हो जाएगा।
इतना आसान काम है ऑर्डर निकालना। और ये साल पेपर में पूछे आते हैं, नहीं कर पाओगे आप लोग, आराम से कर पाओगे। ठीक है, तो ऑर्डर निकालना हमने सीख लिया। ऑर्डर क्या होता है, सबसे ज़्यादा बार जितनी बार हमने डिफ्रेंसिएशन किया है उसको बोलेंगे हम उसका ऑर्डर। अच्छा, ऑर्डर क्या होता है, डिग्री। अब हमको डिग्री निकालना है। तो मैंने अभी बोला जिस टर्म को देख के हमने ऑर्डर को डिफाइन किया है कि इसका ऑर्डर ये है, उसी टर्म की आपको पावर देखनी है। तो देखो फिर यहाँ पर इसकी पावर कितनी है, डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर, ई की वजह से कोई पावर नहीं है तो इसकी डिग्री हो जाएगी 1। अच्छा, यहाँ पर इसकी पावर भी 1 है तो इसकी भी डिग्री 1। यहाँ पर भी इसकी पावर 1 है तो इसकी भी डिग्री 1। तो ये सारी इक्वेशन डिग्री 1 की हैं। आगे देखते हैं इस इक्वेशन को, देखो ज़रा। इस इक्वेशन में 2 बार डिफरेंशिएशन यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे 3 बार हुआ है, यानी कि इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर 3 होगा। सबसे ज़्यादा बार 3 बार डिफरेंशिएशन हुआ है तो इसका ऑर्डर हो गया 3। अब इसी की पावर देखनी है, जिसको देख के हमने ऑर्डर को डिफाइन किया ना, उसी की पावर देखनी है। हम अब इसको नहीं देखेंगे, हम इसको देखेंगे जिसको देख के हमने ऑर्डर बताया है। इसकी पावर कितनी है, 2 है तो इसकी डिग्री हो गई 2। पावर 2 थी तो इसकी डिग्री 2 हो गई। समझ में आ गया, ऐसे निकालना है ऑर्डर और डिग्री, हो जाएगा। बहुत आसान टॉपिक है ये। अब लेकिन ये लॉजिक हर बार नहीं लगाएंगे हम, एक जगह पर फील हुआ। कहाँ पर फील होगा, जब भी इक्वेशन में आपका डिफरेंशियल वाले टर्म और डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो आ रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जो डिफरेंशियल वाले टर्म है वो साइन या किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर आपने लिख दिया कि डी वाई अपॉन डी एक्स या डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर ऐसे लिख दिया, या आपने वहाँ पर लॉग के टर्म आ रहे हैं, लॉग के अंदर आपका डेरिवेटिव्स आ रहे हैं, लॉग डी वाई अपॉन डी एक्स ऐसा बन रहा है, या ई की पावर में आपका बनना है डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ पे उसकी पावर कुछ भी हो सकती है और कितने भी ऑर्डर वाला टर्म हो सकता है। अगर इस टाइप के टर्म आएंगे तो वहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड। हो जाएगा, हो जाएगा। क्या करना है, वैसे तो आसान है टॉपिक, लेकिन जब भी इस टाइप के टर्म आपको सवाल में मिलेंगे, साइन डी वाई अपॉन इक्वेशन में, डिफरेंशियल इक्वेशन में इस टाइप के टर्म मिलेंगे, टेन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, या फिर ई की पावर डी वाई अपॉन डी एक्स, या लॉग डी वाई अपॉन डी एक्स। जब भी साइन टेन ई की बार लॉग, इनके अंदर डिफरेंसेस आएंगे, डेरिवेटिव्स आएंगे, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे डिग्री डिफाइंड नहीं होगी। हो जाएगा। तो बस देखो इस क्वेश्चन में ही तो हुआ, यहाँ पे डी वाई पॉइंट डी एक्स आया लेकिन यहाँ पे साइन के अंदर आ गया है, तो यहाँ पर बोल देंगे कि नॉट, ये पॉलिनोमियल नहीं है इसलिए इसकी डिग्री डिफाइन नहीं है। अब क्यों नहीं है उसको छोड़ दो अभी, बस यहाँ पे डिग्री डिफाइन नहीं होगी। हो जाएगा, ठीक है। अब हम लेते हैं आपको कुछ टेस्ट। देखो ये क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, हाँ है डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर कैसे निकालते हैं, चेक करते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ है। यहाँ पर हुआ है, नहीं हुआ, यहाँ पर हुआ है, 1 बार हुआ है, यहाँ पर हुआ है, 2 बार हुआ है। तो बताओ ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज़्यादा बार कहाँ हुआ है, यहाँ हुआ है, तो इसका ऑर्डर हो गया 2। अच्छा, जिसको देख के हमने ऑर्डर बताया है उसकी पावर बतानी है, इसकी पावर कितनी है 1, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 1। तो इसका ऑर्डर और डिग्री कितना है, ऑर्डर 2 है और डिग्री 1 है। इस सवाल में देखते हैं यहाँ पर। अच्छा, जो ये वाई ट्रिपल डैश वाई डबल डैश लिखा है ना, इसका मतलब है कि डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, मतलब यहाँ पे हमने 3 बार डिफरेंशिएशन किया है, यहाँ पर 2 बार किया है, यहाँ पर 1 बार किया है। तो इसको हम लोग सिंपल बार बार ऐसा लिखने के वाई ट्रिपल डैश ऐसे लिख देते हैं। जैसे देखो यहाँ पर समझा रखा है, ये इसको देखना आप, ये जब भी डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा तो वो बन जाएगा वाई डैश, जब भी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर उसको सिंपल लिख देंगे वाई डबल डैश, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स को लिखा है तो हम बोल देंगे वाई ट्रिपल डैश। हो जाएगा, ये टर्म बार बार हम यूज़ करेंगे। तो हम साल में आते हैं, देखो यहाँ पर बताओ इसमें मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है। यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ पर 1 बार हुआ है, यहाँ पर 2 बार हुआ है और यहाँ पे 3 बार हुआ है। सबसे ज़्यादा कितनी बार हुआ है, 3 बार, तो इसकी ऑर्डर 3। जहाँ पे सबसे ज़्यादा बार हुआ है उसी की पावर कितनी है, 2। तो यहाँ पे पावर 3 है, मैक्सिमम पावर यहाँ नहीं देखनी, यहाँ पर जिसको देख के हमने ऑर्डर डिफाइन किया है उसकी पावर कितनी है, 2। तो यहाँ पे डिग्री 2, तो ऑर्डर 3 डिग्री 2 हो जाएगा। इस इक्वेशन में देखो, अच्छा सबसे पहले ऑर्डर निकाल देंगे। ऑर्डर निकालने के लिए सबसे ज़्यादा बार डिफरेंस कितनी बार हुआ है, यहाँ पर भी 1 बार हुआ है, यहाँ पर भी 1 बार हुआ है, तो इसका ऑर्डर 1। लेकिन देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जब भी हम डिग्री निकालते हैं, अगर वहाँ पर लॉग के अंदर या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर या फिर ई की पावर के अंदर डी वाई अपॉन डी एक्स या वाई डबल डैश कुछ भी बन जाता है तो वहाँ पर डिग्री डिफाइन नहीं होगी। तो इस टर्म की वजह से यहाँ पर डिग्री डिफाइन नहीं होगी।
ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के सवाल पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। हो जाएगा, बहुत आसान टॉपिक है। हमने ऑर्डर निकालना और डिग्री निकालना सीख लिया, कर लोगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा टॉपिक है कि सॉल्यूशन क्या होता है। देखो, हमको क्या करेंगे, पेपर में एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे देंगे, जैसे लिख दिया dy/dx, कुछ यहाँ पे फंक्शन हो जाएगा xy का, और यहाँ पर भी कुछ फंक्शन हो सकते हैं xy के हो सकते हैं मान लिया, ठीक है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसके आप लोगों ने बचपन से इक्वेशन सॉल्व करी होंगी ना, ऐसे यहाँ पर ये भी तो एक इक्वेशन है, इसके भी कुछ सॉल्यूशन होंगे ना इसके सॉल्यूशन, तो इसके भी कुछ सॉल्यूशन होते हैं। ये सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है जनरल सॉल्यूशन और दूसरा होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, दो टाइप के सॉल्यूशन होंगे। ये सॉल्यूशन क्या हुए, ये सॉल्यूशन एक इक्वेशन होगी, एक इक्वेशन होगी जो एक्स वाई में होगी, जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफाइन कर रही होगी या सेटिस्फाई कर रही होगी। ये जो सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन एक एक्स वाई में इक्वेशन होगी जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होगी। कैसे, अभी देखेंगे। लेकिन ये सॉल्यूशन भी दो टाइप के होंगे, एक होगा जनरल सॉल्यूशन, एक होगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन वो होगा जिसमें आर्बिट्री कॉन्स्टेंट आए होंगे, मतलब कि जितने कॉन्स्टेंट चाहो तो आप डाल सकते हो, ठीक है। जबकि यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पर कॉन्स्टेंट आर्बिट्री कॉन्स्टेंट नहीं होंगे, यहाँ पे नहीं होंगे। तो पेपर में एक सवाल पूछेंगे आपसे, एमसीक्यू में ऐसा सवाल बनेगा कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर कितने आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं, तो आप बोलोगे कोई भी नहीं होता है, जीरो। फिर आपसे पूछ सकते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन में, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन के अंदर कितने आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं, तो आप बोलोगे जितना, उस मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना, हमें इनकी वैल्यू पता नहीं होगी, तो हम वहाँ पे सी ऐसे आंसर लिखेंगे, उसमें सी या कुछ भी कांस्टेंट डाल देंगे जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। लेकिन पर्टिकुलर सॉल्यूशन में उस सी की कुछ फिक्स वैल्यू होगी, ठीक है। ये जनरल का स्पेशल केस बनेगा पर्टिकुलर। तो मैक्सिमम कितने, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के जो जनरल सॉल्यूशन है उसमें कितने मैक्सिमम आर्बिट्री कांस्टेंट हो सकते हैं, तो उसके ऑर्डर के बराबर, याद रहेगा, इसको ध्यान रखना, ठीक है जरा, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। तो पेपर में यहाँ सवाल पूछ सकते हैं आपसे कि सॉल्यूशन कितने टाइप के होंगे, दो टाइप के जनरल, तो ये तो नहीं पूछेंगे कितने टाइप के सॉल्यूशन होंगे, लेकिन ये पूछेंगे कि जनरल सॉल्यूशन के अंदर कितने कांस्टेंट हो सकते हैं मैक्सिमम, तो ऑर्डर के बराबर। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कितने कांस्टेंट होंगे, जीरो, क्योंकि ये पर्टिकुलर बन गया ना। अब यहाँ पे नंबर उन सी की कुछ फिक्स वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर सी रहेंगे, अगर हम सी की वैल्यू 5 कर देंगे इसमें, तो सी की वैल्यू 5 हो गई ना, अब वो आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं रहा हो, ठीक है। हाल फिलहाल चलो हम देखते हैं कि ये इक्वेशन जो इसका सॉल्यूशन है वो होता क्या है। जैसे कि क्या होगा कि आपको सवाल दे दिया, तो यहाँ पे देखते हैं। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है बिल्कुल। अच्छा, इन्होंने बोला कि इसका एक सॉल्यूशन है। अब पेपर में सवाल ऐसा आएगा कि एक इक्वेशन दे देंगे आपको, जैसे दे दिए, फिर आपको दे देंगे इसका सॉल्यूशन। अब बोलेंगे आपको चेक करना है कि सच में इसका सॉल्यूशन है नहीं है, तो क्या करोगे, हमको ये वाई पता है, ये इक्वेशन पता है, इसको आपको इसको सेटिस्फाई कराना है, तो इसकी हेल्प से आपको वाई पता है, ठीक है। अब आपसे पूछा कि d/y/dx निकालो। जब आप d/y/dx निकालेंगे तो वो इसकी हेल्प से निकाल के इसको यहाँ पुट कर देंगे, और अगर इन दोनों को ऐड करके आंसर 0 आता है, इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन है। तो देखो क्या किया, सबसे पहले हमने को वाई डैश निकाला, वाई डैश हमने क्यों निकाला, क्योंकि हमको d/y/dx निकालना है। ये d/y/dx कब निकलेगा, जब हमारे पास सिंपल वाई डैश होगा, यानी कि dy/dx, ये dy/dx ही है, हाँ, अभी हम लोगों ने सीखा था थोड़ी पहले। तो जब इसको करेंगे सॉल्व तो क्या बनेगा, ए कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स, तो साइन आ गया, माइनस आ गया प्लस बी कॉस एक्स हो जाएगा। अब सेकंड स्टेप में हम फिर से निकालेंगे वाई डबल डैश। अब ये वाई डबल डैश को निकाल रहे हैं क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, ये वाई डबल डैश ही है, तो इसको जब निकालेंगे तो माइनस ए कॉस माइनस बी साइन, निकल के आ गया पूरा, निकल के आ गया। अब इसको आप क्या करोगे, इस इक्वेशन में पुट कर दोगे, तो मेरे पास वाई डबल डैश की वैल्यू भी है और मेरे पास वाई की वैल्यू तो सवाल में दी थी हमको, इन दोनों वैल्यू को पुट कर देना है यहाँ पे। जब ऐसा करेंगे तो देखो वाई डबल डैश के लिखा है माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स, और वाई के लिखा थी ए कॉस एक्स बी साइन एक्स इक्वल टू 0 आ गया, हाँ। तो इसने तो 0 बोला था, 0 आएगा, तो इसका मतलब वेरीफाइड, यानी कि ये इसका सॉल्यूशन है। तो पेपर में आपसे सवाल ऐसे ही पूछेंगे, एक सवाल ऐसा आएगा, आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे देंगे, किसी भी फॉर्म हो सकती है, और साथ में देंगे एक इक्वेशन, बोलेंगे चेक करो कि ये इसका सॉल्यूशन है नहीं है। तो क्या करना है आपको,
बिल्कुल जैसा डिफरेंशियल इक्वेशन में जो जो चीज़ आपको चाहिए वहाँ से आप निकालोगे, उसको यहाँ पुट करोगे। अगर वो सेटिस्फाई कर दे रहा है उस इक्वेशन को तो इसका मतलब वो उसका आंसर है। अगर यहाँ पे जीरो नहीं आता ना, कुछ और नंबर 1 2 3 कुछ और आता है या कुछ इक्वेशन बन जाती, तो ये इसका आंसर नहीं होता। ठीक है, इसका सॉल्यूशन नहीं होता। मेरे हिसाब से ये बात क्लियर होगी। ठीक है, तो हमने इनके सॉल्यूशन को पढ़ लिया। अब आ रही है ये सॉल्यूशन को मिला कैसे। जैसे हमने नहीं लिखा कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये है, ये सॉल्यूशन कहाँ से आया। अब हमको ये निकालना सीखना है कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। तो हमारा टास्क क्या है, सॉल्यूशन निकालना, टू फाइंड सॉल्यूशन किसका, ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, ये मेन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का यही है, और इसमें पता है कुछ भी नहीं है, बस बहुत आसान काम है। आपको 3 मेथड सीखनी है, और 3 मेथड को सीखने के लिए आपको 3 अलग अलग टाइप सीखने पड़ेंगे। तो इस पूरे चैप्टर में 3 टाइप के सवाल हैं। जो आपका पहला टाइप है उसको बोलते हैं हम वेरिएबल सेपरेशन। ठीक है, दूसरा है होमोजीनियस, और जो थर्ड टाइप का बनेगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हो जाएगा। देखो, अब हमको इस पूरे चैप्टर में डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, इनके निकालने हैं सॉल्यूशन। हमको 3 टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाएंगी। उन 3 टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को सवाल सॉल्व करने के 3 अलग अलग तरीके होंगे। तो पहला तरीका होगा, बस आपको एक मेथड याद रखनी है, उसके बाद आपके सारे सवाल इसी मेथड से होंगे। ऐसे आपको इसमें भी एक मेथड याद रखनी है, उस मेथड से सारे सॉल्व हो जाएंगे। आपको इसमें भी आपको एक फिक्स मेथड याद रखनी है, उससे आपके सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो एक एक करके इनको सीखते हैं। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे वेरिएबल सेपरेशन। क्या होगा इसमें, इसमें जो आपकी इक्वेशन होगी वो कुछ इस तरीके से होगी कि आप इसमें एक साइड तो सब डी वाई वाले मतलब जो टर्म होंगे उनको रख पाएंगे, और एक साइड आपके सारी डी एक्स वाले टर्म आ जाएंगे, और फिर आपको इनको सॉल्व कर देना है। ठीक है, समझ रहे हैं क्या होगा, एक साइड आपके सारे वाई वाले हो जाएंगे, तब तो इसका नाम क्या है, वेरिएबल सेपरेशन। हम उनको सेपरेट कर देंगे। एक साइड सिर्फ आपको सिर्फ वाई वाले टर्म रखने हैं, जबकि दूसरी साइड आपको सिर्फ एक्स वाले टर्म रखने हैं, और इनको सिंपल इंटीग्रेशन की हेल्प से सॉल्व कर देना है। जहाँ पर ऐसा नहीं हो पाएगा कि हम सारे वेरिएबल को अलग अलग नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पर ये मेथड काम नहीं करेगी। यही आपको पहचानना है, वहाँ पर ये मेथड काम नहीं करेगी। ये मेथड कहाँ पे काम करेगी, जहाँ पर आपके वाई वाले टर्म और एक्स वाले टर्म वो अलग अलग हो जा रहे हैं, इक्वल टू के अलग अलग, ये इधर सब वाई वाले, इधर सब एक्स वाले हो जाएगा। तो देखते पे कैसे करना है। तो देखो, सबसे पहले ये वेरिएबल सेपरेशन मेथड ये है, ये पैटर्न है। यहाँ पे क्या होगा, जैसे आपको डी वाई अपॉन डी एक्स दिया होगा, और यहाँ पे आपको कोई फंक्शन दिया होगा एक्स और वाई का। अब यहाँ पे पक्का ऐसा होगा इस टाइप के सवाल में कि हम वाई के सारे फंक्शन अलग कर पाएंगे और एक्स के सारे फंक्शन अलग कर पाएंगे, और हमको वाई एक तरफ लेके आने हैं और एक्स को एक तरफ रखने हैं, और फिर सिंपल उनको कर देना इंटीग्रेट। इंटीग्रेट करते ही आंसर हमारा निकल जाना है। करके देखते हैं इस सवाल को। देखो आप, ये प्रॉब्लम है, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस वाई। सबसे पहले हमारा स्टेप 1 क्या होगा, हमको चेक करना है पहले कि क्या ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए कंडीशन क्या है कि सारे के सारे वाई वाले एक तरफ होने चाहिए, एक्स वाले एक तरफ होने चाहिए। तो चेक करते हैं कि इसमें ऐसा हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। तो देखो, अगर मैं इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर को यहीं पे रहने दूँ और इस एक्स को यहाँ पे ले आऊँ, तो देखो सब के सब ये एक्स वाले यहाँ आ जाएंगे, और इस 2 माइनस वाई को मैं ऊपर ले आऊँगा, तो ये देखो 2 माइनस वाई डी वाई इक्वल टू 1 प्लस एक्स। तो इक्वल टू के इस तरफ सब वाई वाले हैं, इधर सब एक्स वाले हैं। तो देखो इसमें ये अलग अलग हुई नहीं हो गई, तो हमने इनको सेपरेट कर दिया। सेकेंड हमारा काम क्या था, सेपरेट करने का, सिंपल इंटीग्रेट कर देना है दोनों साइड। तो हमने यहाँ भी कर दिया इंटीग्रेट, यहाँ भी कर दिया इंटीग्रेट, कर दिया। तो देखो 2 माइनस वाई डी वाई लगा दिया इंटीग्रेशन। अब इसको सॉल्व करा तो 2 का यहाँ पे 2 वाई डी वाई स्क्वायर अपॉन 2, ये एक्स क्यूब अपॉन 3, और यहाँ पे एक कांस्टेंट सी आ जाएगा। ठीक है, यही वो आर्बिट्री कांस्टेंट जो हमने बात की थी जनरल सॉल्यूशन के अंदर, याद है। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था जनरल सॉल्यूशन। अगर हम इस सी की वैल्यू निकाल देंगे तो ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। फिर वहाँ पर ये एक कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं, अभी ये है, अभी ये आर्बिट्री कांस्टेंट, इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर हमें सवाल में कोई कंडीशन दी होती है कि एक्स की वैल्यू रखो, वाई की वैल्यू हो, इस में जब एक्स की वैल्यू इतनी होती है तो वाई की वैल्यू होती है, तो उस कंडीशन से आप इसकी वैल्यू अगर निकाल पाते
सी की वैल्यू, तो उस टाइम पर ये बन जाता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अभी ये जनरल सॉल्यूशन है, हो जाएगा। तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन निकल के आया इसको पूरा सॉल्व कर दो, इन्होंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर नीचे करके आंसर निकल जाएगा। ठीक है, ये 3x यहाँ पे एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके पूरा बन जाएगा। ये देख लेना आप लोग, हो कर लोगे ना इतना, तो मुझे लगता है क्या हो जाएगा ये। ठीक है, अच्छा एक सवाल और करके देखें, एक सवाल और करके देखते हैं वेरिएबल सेपरेशन मेथड से। देखो जैसे कि ये है dy/dx इक्वल टू -4x/y²। सबसे पहले क्या चेक करना है, क्या y वाले और x वाले टर्म अलग अलग हो पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं। तो देखो अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, क्या मैं dy/y² और यहाँ पे -4x × dx लिख दिया, तो हो रहा है। इसमें y वाले सब अलग हो गए, x वाले सब अलग हो गए, तो इसका मतलब भी इस मेथड सॉल्व हो पाएगा। अब सेकंड स्टेप क्या होता है, सीधे इनका तुम्हें कर देना इंटीग्रेशन। ये स्टेप नंबर 1 था और हर सवाल में सही होगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सवाल बहुत आसान है। स्टेप 2, बस आपको डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए, इंटीग्रेशन करना। अब इसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इंटीग्रेशन करने के बाद dy/y इक्वल टू -4x dx, ये बन जाएगा y की पावर -2 + 1 इक्वल टू -4x² + c। सॉल्व किया ना, बस ये आंसर हो गया। तो यहाँ पर आ जाएगा -y की पावर -1 और ये -2x + c। इसको आप 1/y लिख के और सॉल्व कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे हमारा काम हो चुका है। ठीक है, ये जनरल सॉल्यूशन है। अगर सवाल में दिया होता कि जब मैं x की वैल्यू कुछ रखता हूँ और y की वैल्यू कुछ और निकल के आती है, तो मैं उसको यहाँ पे रख के चेक कर, x की वैल्यू रखूँगा, y की वैल्यू इतनी पुट कर दूंगा, वहाँ से c की वैल्यू निकल जाएगी, और जैसे c की वैल्यू निकलेगी तो मैं यहाँ पुट कर दूंगा और वो मेरा बन जाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अभी ये क्या है, अभी ये जनरल सॉल्यूशन है, हो जाएगा। तो इस टाइप के सवाल जो हम कर पाएंगे इसको बोलेंगे हम वेरिएबल सेपरेशन मेथड। अब आ रही है हमारी सेकंड मेथड की होमोजीनियस इक्वेशन, ये पूरा हो गया। ठीक है, और हमारे पास सेकंड मेथड है होमोजीनियस डिफरेंशियल होमोजीनियस इक्वेशन ना। तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि होमोजीनियस इक्वेशन होती क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले होमोजीनियस इक्वेशन कोई भी इक्वेशन जिसमें जैसे कि अगर कोई फंक्शन था f(x, y) का, ठीक है, ये f(x, y) का कोई फंक्शन है, अगर मैं यहाँ पर x की जगह पे λx पुट कर दूँ और y की जगह पे λy पुट कर दूँ, और ऐसा करने के बाद जब मैं यहाँ रखूँगा तो जैसे मैंने वैल्यू पुट करी λx और λy पुट कर दिया, और मेरा जो आंसर बन के आ रहा है ना वो λ की पावर n तो बाहर निकल जा रहा है, और वापस वो फंक्शन वैसे ही बन जा रहा है जैसे पहले था, वापस ये फंक्शन बन गया और λ की पावर n बाहर आ गया कॉमन में। तो जहाँ जहाँ ऐसा होगा उन फंक्शन को हम बोलेंगे होमोजीनियस फंक्शन, और वो होमोजीनियस फंक्शन होगा n डिग्री का, होमोजीनियस फंक्शन होगा n डिग्री का। ऐसा एग्जांपल देके समझते हैं, अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आता एग्जांपल लेके समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं इसका, ठीक है। जैसे कि मैंने ले लिया y² + 2xy, ये फंक्शन है f(x, y) का, ठीक है। हमें चेक करना है क्या ये होमोजीनियस फंक्शन है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमको x की जगह पे λx रखना है, y की जगह पे λy रखना है इस इक्वेशन के अंदर। तो रख दें फिर, y² था तो y की जगह पे λy आ जाएगा, तो अब बन जाएगा ये λy² + 2 x की जगह पे λx आएगा और y की जगह पे फिर से λy बन जाए डाल देंगे, ठीक। ये बन जाएगा λ² y² + 2 λ² xy। तो यहाँ से मैं λ² दोनों में आ रखा है, कॉमन ले रहा हूँ, तो λ² बाहर आ गया और ये बन जाएगा y² + xy। देखो हमने सवाल ये लिया था, इसमें मैंने जैसे ही x की जगह पे λx रखा, y की जगह पे λy रखा, यहाँ पे सॉल्व करने के बाद λ² बाहर आगे नहीं आ गया, और अंदर जो फंक्शन बना है वो स्टार्टिंग वाला फंक्शन बना नहीं बना। तो ये तुम्हारी कंडीशन थी, जब मैं λx λy रखूँगा तो अगर λ की पावर n बाहर निकल के आता है और वापस फंक्शन वही बन जाएगा, तो इसे बोलेंगे होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n। तो यहाँ पर ये इसकी पावर 2 है, तो ये डिग्री 2 का होमोजीनियस फंक्शन है, हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और देखते हैं ज़रा, जैसे मैंने ले लिया cos y/x, ये फंक्शन f(x, y) है, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा
जब ये सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक्स की जगह पे क्या रख देना है, लेमडा एक्स रख देना है, वाई की जगह पे हमको रख देना है लेमडा वाई। जैसे ही ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा बन जाएगा कॉस, ये बन जाएगा लेमडा वाई अपॉन लेमडा एक्स, लेमडा से लेमडा क्या हो जाएगा और बन जाएगा कॉस वाई अपॉन एक्स। लेमडा कुछ आया नहीं बाहर, तो लेकिन हम उसको लेमडा की पावर जो है ले सकते हैं और वापस वही फंक्शन बन गया है। तो इसका मतलब ये भी एक होमोजीनियस फंक्शन है। हमने एक्स की जगह पे लेमडा एक्स रखा, वाई की जगह पे लेमडा वाई रखा, वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, तो रखने के बाद वापस सेम फंक्शन बन गया और बाहर से लेमडा की पावर 0, यानी कि 0 डिग्री का, ये 0 डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन है। ठीक है, तो ऐसे हम होमोजीनियस इक्वेशन को चेक करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को होमोजीनियस इक्वेशन नहीं पढ़नी, हम लोगों को पढ़ना है डिफरेंशियल होमोजीनियस इक्वेशन। तो वो क्या होंगी, तो डिफरेंशियल होमोजीनियस इक्वेशन, अगर हम डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कुछ फंक्शन एफ एक्स वाई है, सवाल ऐसा कुछ होगा ना, डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब फंक्शन ऐसा दिया, कुछ दिया होगा। अगर इस सवाल में अगर हम एक्स की जगह पे लेमडा एक्स रखते हैं और वाई की जगह पे लेमडा वाई रखते हैं और ये बन जाता है लेमडा की पावर 0, तो हम बोलेंगे कि ये क्या है, डिफरेंशियल होमोजीनियस इक्वेशन है। याद रखना, लेमडा की पावर हमेशा 0 ही बनना चाहिए, किसी और डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन यहाँ पे काम नहीं करेगी। तो डिफरेंशियल होमोजीनियस इक्वेशन होने के लिए इसको 0 डिग्री का एक होमोजीनियस फंक्शन होना पड़ेगा। हो जाएगा, ठीक है। अब सवाल सॉल्व करते हैं, सवाल कैसे करेंगे इस टाइप के उसमें। तो पहले देख लेते हैं क्या है। देखो, होमोजीनियस इक्वेशन कैसे निकालेंगे, ये था, हम लोगों ने पढ़ा कि होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि होमोजीनियस फंक्शन है नहीं है, तो उसके लिए हम टेस्ट करेंगे उसका कौन सा, लेमडा वाला, लेमडा टेस्ट। जहाँ पर फंक्शन एफ एक्स वाई दे रखा है, इसकी जगह पे आप एफ लेमडा एक्स एफ लेमडा वाई ये वैल्यू पुट कर दो, और यहाँ से अगर उसकी डिग्री 0, देखो डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो हमेशा डिग्री 0 ही आनी चाहिए, लेमडा 0 की पावर 0 ही बाहर आना चाहिए, लेमडा की पावर n से काम नहीं चलेगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हम डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस में, तो यहाँ पर वो लेमडा की पावर 0 ही वाला बनना चाहिए टर्म, ठीक है। अच्छा, इस टाइप के फंक्शन में जैसे एक फंक्शन दिया है एफ एक्स वाई, ये सबसे पहले हमने एक्स की जगह पे लेमडा एक्स रखना है और वाई की जगह पे लेमडा वाई रखना है, रख दिया, तो लेमडा एक्स ये लेमडा वाई बन गया, ये लेमडा एक्स ये लेमडा वाई, यहाँ से हर जगह से मैं लेमडा कॉमन ले सकता हूँ, ले लिया, लेमडा से लेमडा कट जाएगा, यानी कि लेमडा की पावर 0 आ गया, और ये वापस देखो एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई वाला फंक्शन जो हमें सवाल में दिया था वो बना नहीं बना, इसका मतलब ये होमोजीनियस है, वो भी डिग्री 0 का, इसलिए ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन सकता है, ठीक। अब ये तो हमारी पहचानने की चीज़ है कि होमोजीनियस जो हमारा काम हमें सॉल्व करना है वो किस टाइप के सवाल में करना है और किसको बोलेंगे हम होमोजीनियस इक्वेशन। लेकिन सॉल्व कैसे करेंगे, तो इन सवाल को सॉल्व करने का फिक्स पैटर्न है, क्या, हमेशा आपको y इक्वल टू वाई की जगह पे वी एक्स रख देना है, फिर आप करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, तो क्या बन जाएगा, देखो डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये फर्स्ट और सेकंड फंक्शन, तो हमने ये मल्टीप्लाई करा ना, तो मल्टीप्लाई को हमने डिफरेंशिएशन किया, तो देखो पहले वी रख देंगे ऐसे ही, और एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे डी एक्स अपॉन डी एक्स बना जाएगा, तो यहाँ पर सिंपल वी बचेगा, प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स हो जाएगा, तो ये y इक्वल टू वी एक्स रखेंगे, वहाँ पर से हम डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे, वो ये निकल करके आएगी। अब हम इन वैल्यूज़ को अपनी इक्वेशन में पुट कर देंगे, फिर हमको सीधे इंटीग्रेट कर सॉल्व कर देना है। देखो कैसे, जैसे कि ये सवाल है एक्स माइनस वाई डी वाई एक्स प्लस डी एक्स, सबसे पहले चेक करेंगे क्या ये होमोजीनियस है, तो सबसे उसको चेक करने के लिए हमको डी वाई अपॉन डी एक्स बनाना पड़ेगा, वो क्या निकल के आएगा, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, ठीक है, तो ये ऐसा बन गया, बन गया। अब चेक करो कि क्या ये होमोजीनियस है, तो x की जगह पे लेमडा एक्स रखो और y की जगह पे लेमडा वाई रखो, यहाँ पर मैं x की जगह पे लेमडा एक्स रखूँगा, y की जगह पे लेमडा वाई रखूँगा, यहाँ पर भी लेमडा एक्स लेमडा वाई, लेमडा ऊपर से कॉमन आ जाएगा, x प्लस वाई बचेगा, यहाँ भी लेमडा कॉमन आ जाएगा, x माइनस वाई बचेगा, लेमडा से लेमडा गया यानी कि लेमडा की पावर 0, और ये x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई बचेगा, यानी कि 0 ऑर्डर की होमोजीनियस इक्वेशन है ये। तो यहाँ पर हम इस मेथड को अप्लाई करेंगे। फिर सेकंड मेथड क्या था, सेकंड स्टेप क्या था, तो पहले चेक करा, अब हमको हर जगह पे y इक्वल टू वी एक्स रख देना है, तो फिर हमने क्या करा y इक्वल टू वी एक्स, लेकिन सवाल में तो डी वाई अपॉन डी एक्स भी है ना,
खाली वाई थोड़ी है, डी वाई अपॉन डी एक्स भी तो है। तो हमने वाई इक्वल टू वी एक्स रखा, तो हम डी वाई अपॉन डी एक्स भी क्या रखेंगे, तो सीधे इसका कर दो आप इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन, तो यहाँ पे ये निकल के आता है, अभी ऊपर देखा था हमने। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी बी अपॉन डी एक्स ऐसा बन जाएगा, हो जाएगा। सेकंड स्टेप हो गया। अब इसको पुट कर देना इस इक्वेशन में। तो यहाँ पे क्या दिया है, डी वाई अपॉन डी एक्स, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, ये जो निकल के आया है, तो वी प्लस एक्स डी बी अपॉन डी एक्स। ठीक है, जहाँ जहाँ पर एक्स था एक्स रहने दिया, जहाँ जहाँ पे वाई था वहाँ पर वी एक्स रख दिया, तो वाई इक्वल टू वी एक्स, तो एक्स माइनस वी एक्स। ठीक है, एक्स कॉमन आ जाएगा, एक्स को हटा दिया, यहाँ भी एक्स कॉमन आएगा, एक्स यहाँ भी आएगा, कट जाएगा, तो वन प्लस वी वन माइनस वी हो जाएगा। अब बना हमारा इस टाइप का। तो ये रखने के बाद, ये सब पुट करने के बाद हमारा जो सवाल लास्ट में बना वो बन रहा है वी, देखो समझ गए ना आप लोग कैसे आएगी वी, ये बना इसके बराबर हो जाएगा। तो बस अब आपको ये अब यहाँ से जो सवाल बनाया ना, यहाँ से ये आपको बन जाएगा उसका सवाल, वेरिएबल सेपरेशन का मेथड। यहाँ से आगे आप उसको उस मेथड सॉल्व करेंगे। देखो आगे देखते हैं सवाल क्या बना था हमारा बना था कि v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू वन प्लस वी वन माइनस वी। अब हमको ऐसा बन गया था, अब इसको सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ से ये पक्की गारंटी है कि ये वेरिएबल सेपरेशन मेथड से सॉल्व हो जाएगा। तो इस वी को मेथड लेके आऊँ तो क्या बनेगा, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू वन प्लस वी वन माइनस वी। सॉल्व करो तो वन प्लस वी एल्सियम लेते हैं, तो वन माइनस वी माइनस वी स्क्वायर, वन प्लस वी माइनस वी प्लस वी स्क्वायर वन माइनस वी, वी से वी कटा तो ये बन गया वी स्क्वायर प्लस वन वन माइनस वी। तो ये बना एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू वन प्लस वी स्क्वायर और वन माइनस वी। ठीक है, अब सारे वी वाले की तरफ एक्स वाले की तरफ, तो यहाँ पे मैंने वन माइनस वी लिख लिया और यहाँ पे मैंने कर लिया वन प्लस वी स्क्वायर इंटू डी वी और डी एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा। तो सारी वी वाले की तरफ आ गए, सारे एक्स वाले की तरफ आ गए, बस सिंपल कर देना इंटीग्रेशन और सॉल्व कर देना है, हो जाएगा। तो जब हमारा जो बना लास्ट में, देखो ये सवाल हमारा बना नहीं बना, यहाँ तक हम पहुँच गए थे। तो ये आप देख सकते हैं कि ये वन माइनस वी वन प्लस वी स्क्वायर डी वी डी एक्स अपॉन डी एक्स, सिंपल इसका कर देना है इंटीग्रेशन। अगला स्टेप यहाँ है, तो ये वन प्लस वी स्क्वायर इंटीग्रेशन, और ये अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करा इन्होंने, को वन प्लस वो कर दिया, ये वन प्लस वन अपॉन वी स्क्वायर, फिर माइनस लगाया, फिर ये वी अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर और डी एक्स है, इसका इंटीग्रेशन सीधे टेन इनवर्स वी का फॉर्मूला है। ये इसको टू टी, इसको टी मानेंगे, टी मान के भी सॉल्व हो जाएगा। ये इसको टी मानेंगे ना वन प्लस वी स्क्वायर को, तो ये यहाँ से निकल के आएगा और फिर इसका लॉग एक्स करके निकल के आ जाएगा। यहाँ पे ये आ गया, बस खत्म। तो ये इसका आंसर हो गया। लेकिन इसमें दिक्कत है, यहाँ पर वी आ रखा है, लेकिन हमारे ओरिजिनल सवाल में तो वी था ही नहीं, वहाँ पर तो वाई और एक्स थे। तो सिंपल हमने वाई इक्वल टू वी एक्स के काम करा था। अब आप वी की जगह पे वाई अपॉन एक्स रख दो, काम खत्म। तो जहाँ जहाँ पे वी आ रखा है वहाँ पे आप वाई अपॉन एक्स रख दो, आंसर निकल जाएगा, हो जाएगा। तो ये तरीका है आपका होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करने का। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, हो जाएगा ना। बस इसमें फिक्स पैटर्न है, हमेशा आपको सबसे पहले आपको चेक करना है कि इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं है। स्टेप 1, जब भी आप होमोजीनियस को सॉल्व करेंगे तो आपका क्या काम होगा, सबसे फर्स्ट काम है आपको डिलीट करना है, चेक करना है। ठीक है, फिर चेक करने के बाद अगर वो लेमडा की पावर 0 कॉमन आ जाता है तो होमोजीनियस है। वो करने का फिर आपको y इक्वल टू वी एक्स रख देना है। तो वहाँ से फिर आप डी वाई अपॉन डी एक्स इनकी वैल्यू निकालेंगे तो v प्लस एक्स से डी वी अपॉन डी एक्स आएगा। अब इन सारी वैल्यू को आपको उस डिफरेंशियल इक्वेशन में रख देना है और फिर इसके याद कर देना है। पहले आपको क्या वैल्यू वो करनी है, रिप्लेस करनी है। किसकी वैल्यू, एक तो y की वैल्यू वी एक्स और दूसरा डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू फिर वहाँ पुट कर देनी है। और फिर आपको जो फोर्थ स्टेप होगा रखने के बाद सीधे कर देना है इंटीग्रेट। और जब आप ये सब करेंगे फिर आपका आंसर निकल के आ जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा, हो जाएगा। ये पूरे तरीका है और हर बार ऐसा ही होगा, ये सेम मेथड
आपको बार बार उसमें यूज होगी। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ते हैं कहाँ, अगली इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो थर्ड टाइप है। यहाँ पर क्या होगा थर्ड टाइप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, इसमें देखो आपके पास फर्स्ट सवाल पहली मेथड थी वेरिएबल सेपरेशन, अगर सवाल उससे नहीं हो रहा है, उसके अंदर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब सवाल होमोजीनियस से हो रहा होगा। अगर होमोजीनियस से नहीं हो रहा होगा तो फिर थर्ड ऑप्शन आपके बचेगा, सिर्फ वो होगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये हमेशा इस फॉर्म में होगी। हर बार आपको सवाल इस फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। अगर सीधे इस फॉर्म में दिया है तब तो ठीक है, नहीं दिया तो आपको इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो इस फॉर्म को समझते हैं क्या है। देखो उसमें एक dy अपॉन dx होना चाहिए होगा, साथ में क्या होगा, एक p होगा और y होगा। ये y तो क्या है, आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है जो x पे डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पे p क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपका एक x का फंक्शन है, ठीक है, x का फंक्शन होगा ये, कौन, p, और ये q है ना, ये भी x का फंक्शन होगा। ध्यान रखना, हम लोग बात कर रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की। पेपर में सवाल आ सकता है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिखने में कैसी होती है, इसका वो क्या है फॉर्म, तो dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो ये इसका मेन है जो दिखने में डिफरेंशियल इक्वेशन ये होती है, इसका फॉर्म ये है। यहाँ पर p क्या है, ये जो p है ये एक x का फंक्शन है, और ये जो q है ये भी एक x का फंक्शन है, और ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे सवाल निकल गया। तो सबसे पहले आपको सवाल को अगर आपको इस फॉर्म में दिया है तब तो ठीक है, इस फॉर्म में अगर नहीं दिया है तो इस फॉर्म में आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, हो जाएगा। तो हमने ये पहचानेंगे सवाल को ऐसे कि इस मेथड से सॉल्व करना है नहीं करना है, तो जो सवाल इस फॉर्म में चेंज होगा उसी को आप इस मेथड सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, जैसे कि सवाल देखते हैं, इस सवाल को देखो यहाँ पे dy अपॉन डी एक्स है, चेक करना है कि ये है नहीं है, तो dy अपॉन डी एक्स है, हाँ है। अच्छा, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पे y आना चाहिए था, सिंपल y, लेकिन यहाँ पे वाई स्क्वायर आ रखा है, तो ये डिफरेंशियल, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, तो इसको हम इस मेथड सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब दूसरा देखते हैं, dy अपॉन डी एक्स है, y यहाँ पे आता है, ठीक है, आगे होना चाहिए x का फंक्शन, कोई बात नहीं है तो कोई बात नहीं। यहाँ पे q क्या होना चाहिए, x का फंक्शन, मैंने कहा था ना q क्या होगा, x का फंक्शन, तो ये भी x का फंक्शन नहीं है, तो ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। MCQ बन सकता है और ये इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले पहचानोगे तभी तो सवाल सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, तो यहाँ पर भी ये मेथड काम नहीं करेगी। कैसे होगा, किस पर काम करेगा, तो अगर सवाल ऐसा हो जाए कि डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस साइन एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इस टाइप का कोई फंक्शन हो, तो यहाँ पर ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों, डी वाई अपॉन डी एक्स आ रखा है, वाई आया है, साथ में पी आ रखा है और क्यू आ रखा है, तो ये क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ चीज़ देखनी पड़ेगी, कुछ फॉर्मूले। सबसे पहले आप अपनी इक्वेशन को देखेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू पी प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म है। यहाँ पर आपको पी दिख रहा है, ये पी आपको हर बार अलग करना पड़ेगा, तो इस पी की जरूरत पड़ेगी। इस पी को जैसे आप बाहर निकालेंगे, आपको एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है आई एफ, वो कैसे निकलेगा, ई की पावर पी डी एक्स, इस तरह इसको सॉल्व करेंगे तो जो निकल करके आएगा इसको बोलेंगे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर। हर बार आपको करना पड़ेगा। फिर जैसे इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, इसको सॉल्व करोगे आप, इसकी वैल्यू निकल के आ गई, इसको आप पुट कर दोगे इस फॉर्मूले के अंदर, ये एक फॉर्मूला बनेगा, यहाँ पे लिखा नहीं है, तो हमेशा उसका आंसर वो बनाता है। ठीक है, ये फॉर्मूला है वो, हमेशा इस फॉर्मूले में पुट करना पड़ेगा आपको, और ये इसका हमेशा आंसर होगा। ठीक है, क्या है, वाई, जो आपका ये इस तरीके का है, पहले आपको वाई लिखना पड़ेगा, यहाँ पे आपका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल के आया है उसको मल्टीप्लाई करोगे, इक्वल टू आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। जो क्यू नहीं था फंक्शन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्यू होता है, अरे ये वाला क्यू यार, ये है ना, कहाँ गया ये वाला क्यू, तो मैंने कहा नहीं था आपको इसकी जरूरत पड़ेगी पीछे, तो ये आपको पहचान आनी चाहिए, तो यहाँ पे क्यू लिखेंगे, फिर उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अब आपको एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये भी एक्स का फंक्शन होता है, यहाँ पर भी एक्स होगा, तो ये एक्स के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे कॉन्स्टेंट सी आ जाएगा। अभी आप कह रहे हो कितना मतलब बेकार है, लेकिन एक बार आप सीख गए तो बहुत आसान चीज़ है। देखो इस सवाल को देखो ज़रा, सबसे पहले ये जो है ये सवाल दिया है, सबसे पहला काम हमारा क्या है, क्या हमें चेक करना है क्या ये डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई क्यू इस फॉर्म में है नहीं है, जहाँ पर पी एक्स का फंक्शन होगा और जो क्यू है ये भी एक्स का फंक्शन होगा,
तो चेक करते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स है, हाँ है, ठीक है। वाई है यहाँ पर, हाँ है, और वाई के साथ 1/x लगा यहाँ पे, ये 1/x, ये पी की वैल्यू होगी नहीं भाई, तो पी इक्वल टू 1/x, ठीक है। क्यू की जगह पे एक्स स्क्वायर रखा है, हाँ ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, पास। अब इसमें क्या करना है, सेकेंड मेथड, सबसे पहले आपको पी पहचानना है और क्यू को पहचानना है। तो पहचान लिए, पी की वैल्यू 1/x निकल के आई और क्यू इक्वल टू एक्स स्क्वायर निकल के आया था, तो यहाँ पर रख दिया मैंने। इन दोनों की बहुत जरूरत पड़ती है, फॉर्मूला आपने अभी दिखा होगा, वहाँ पी और क्यू दोनों चाहिए हमको। तो पी पहचान लिया, क्यू पहचान लिया। अब हमें निकालना है सेकंड स्टेप में इंटीग्रेटिंग फैक्टर। वो कैसे निकलता है, वो होता है ई की पावर पी डी एक्स, ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आई एफ का। तो ई पी की कितनी थी, 1/x डी एक्स सॉल्व कर रहा, ई की पावर लॉग एक्स, और आपको पता है कि जब ई की पावर लॉग होगा तो लॉग हट जाता, सिंपल एक्स आ जाएगा। तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स निकल के आ गया, ठीक है। सेकंड स्टेप पूरा हो गया। स्टेप नंबर 3 क्या है, इस फॉर्मूले में आंसर वो लगा रख देना है। सबसे पहले वाई लिखेंगे, लिख दिया वाई, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू देंगे, क्या निकल के आई, एक्स निकल के आई, ये एक्स निकल के आया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स रख दिया यहाँ पे। इंटीग्रेशन लगाना है, क्यू क्या था हमारा, क्यू हमारा एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर यहाँ पर आ गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या निकल के आया, वो निकल के आया था एक्स, हमने यहाँ पर रख दिया डी एक्स प्लस सी। सिंपल सॉल्व कर दो, आंसर निकल के आ जाएगा, हो जाएगा। अरे बहुत आसान चीज़ है, एक सवाल करके देखते हैं आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। एक सवाल निकालते हैं, अच्छे से सीखना जरा, ये बहुत आसान और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो हमारे पास सवाल है, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, हर सवाल के लिए ही स्टेप होंगे, यहाँ चेक करो क्या ये डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू इस फॉर्म में है ये। तो चेक करते हैं, देखो इसको ज़रा दूसरी पेन से लिखते हैं, देखो डी वाई अपॉन डी एक्स है, दिख रहा है, हाँ डी वाई अपॉन डी एक्स दिख रहा है। इसको उठा के मैं चले आऊँ तो ये इक्वल टू कैसे, तो ये बन जाएगा 1/x इंटू वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इस फॉर्म में आएगा नहीं आएगा, आ गया। तो डी वाई अपॉन डी एक्स तो ठीक है, ये तो मेरा पी है, पी एक्स का फंक्शन होता है, और ये वाई हो गया, ये क्यू हो गया। यानी कि अब हमको स्टेप नंबर 2 में पी पहचानना है। तो पी कितना निकल के आया, 1/x निकल के आ गया, ठीक है। यही क्वेश्चन थी क्या, अच्छा वही क्वेश्चन, वही सवाल आ गया ये, फिर से वही सवाल बन गया ये, ठीक है। तो पी इक्वल टू 1/x बन जाएगा और क्यू इक्वल टू एक्स स्क्वायर बन गया। तो वही सवाल बन गया जो हमने पहले लिया था ये, ठीक है। तो इसको आप वहीं से देख लेंगे जो इससे पहले कर रखा है। एक सवाल और लेते हैं, कुछ दूसरा सवाल लेते हैं। जो सवाल हमारा है, जरा मैं बुक में देख के लेता हूँ। अच्छा, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस सेक एक्स वाई इक्वल टू 10x, इसको सॉल्व करते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या है, हमको चेक करना है कि क्या ये इक्वेशन पी वाई इक्वल टू क्यू इस फॉर्म में है। तो पी इक्वल टू निकल के आ गया सेक एक्स, क्यू इक्वल टू निकल के आ गया 10x, हो जाएगा इतना। अरे यार ये पी की जगह पे सेक एक्स है, क्यू की जगह पे 10x है ना। अब हमारा सेकंड स्टेप क्या है, हमें निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। वो क्या होता है, ई की पावर पी डी एक्स होता है। तो ये हो जाएगा ई इंटीग्रेशन सेक एक्स से डी एक्स, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको इतना आ गया होगा। अब सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग सेक एक्स प्लस 10x। तो ये बन जाएगा ये बन जाएगा लॉग सेक एक्स प्लस 10x। आपको पता है कि ई की पावर जब ई की बेस पे लॉग आता है लॉग हटाता है, सब हटाते हैं, तो बन जाएगा सिंपल सेक एक्स प्लस 10x। तो यहाँ से मेरा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल के आया आई एफ, वो निकल के आया है सेक एक्स प्लस 10x, हो जाएगा। अब क्या करना है हमको,
अब कुछ नहीं करना, अब सिंपल स्टेप नंबर अगला क्या था, हम फॉर्मूले में पुट करते हैं। फॉर्मूला क्या था हमारा, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, यही था ना फॉर्मूला। देखो फॉर्मूला हमारा ये था, ये ठीक है, q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, ठीक है। अब इसमें पुट करते हैं, तो y क्या था, y तो y रहेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का निकल के आया sec x प्लस 10x हो जाएगा इक्वल टू इंटीग्रेशन q क्या है, q का निकला इस इक्वेशन में, q क्या था, q 10x था, ये 10x है, तो हमें इंटीग्रेशन करना है, ये बन जाएगा 10x। और ये क्या है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये निकल के आया sec x प्लस 10x dx प्लस c। अब सॉल्व कर दो, तो y sec x प्लस y 10x इक्वल टू ब्रैकेट खोल दिया, ये बन जाएगा 10x sec x प्लस 10 स्क्वायर एक्स प्लस c। तो अब ये क्या है, ये किसका वो है, वो फॉर्मूला ये sec x का है, प्लस 10 स्क्वायर एक्स का क्या होगा, ये 10 स्क्वायर एक्स बना ना, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस sec स्क्वायर एक्स वन प्लस 10 sec स्क्वायर एक्स माइनस बनेगा, सॉरी ऐसा बनेगा, तो ये तो sec x बन गया था प्लस sec स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो sec स्क्वायर एक्स बन जाएगा 10x का, और माइनस x प्लस c, तो y sec x प्लस 10x निकल के आ गया, ये हमारा पूरा आंसर निकल के आ गया है, ये हमारा आंसर है, इतना लंबा चौड़ा है, ठीक है, हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आप लोग उसको कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें हमको सवाल को सारे सवाल सॉल्व रहेंगे। यहाँ पे आपका चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। क्या क्या सीखा हम लोगों ने, सबसे पहले आप हम लोगों ने क्या क्या सीखा, हम लोगों ने सीखा कि डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं, ठीक। फिर हम लोगों ने सीखा उसका ऑर्डर कैसे निकालेंगे, उसकी डिग्री कैसे निकालेंगे, ठीक है। कोई भी इक्वेशन सॉल्यूशन कब बनेगी, डिफरेंशियल इक्वेशन की, इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। क्या करना है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो जो चीज़ दी है यहाँ से निकालेंगे, जैसे डी वाई डी एक्स दिया है तो यहाँ पर डी वाई डी एक्स निकालेंगे, डी स्क्वायर वाई पूछा, एक्स स्क्वायर पूछा तो वो भी निकालेंगे, पहले पुट कर देंगे, सेटिस्फाई कर रहा है तो आंसर होगा। थर्ड आपको सॉल्यूशन निकालने के लिए मेथड चाहिए थी, हमें 3 मेथड चाहिए, वेरिएबल सेपरेशन, होमोजीनियस और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ये 3 अलग अलग टाइप के सवाल हैं, आपको बस कुछ नहीं, सबके फिक्स पैटर्न याद रखने की, इसमें हमें ये करना है, इसमें ऐसा करना है, इसमें ऐसा करना है, और ऐसा करते ही आप आराम से इस चैप्टर को कंप्लीट कर पाएंगे। ये बात घर में ट्राई करना, बहुत आसान चैप्टर है, बहुत आसान, ठीक है। बस आपको कभी दिक्कत होगी तो इंटीग्रेशन होगी, आपको इंटीग्रेशन सीखने के बाद तो इस चैप्टर में आ पाएंगे, तो आपको थोड़ा सा इंटीग्रेशन आना चाहिए, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने अच्छे सीख लिया होगा। बाकी हो ही गया, फिर ये समरी लिखी हुई है यहाँ पर, वेरिएबल सेपरेशन मेथड कब लगाएंगे, होमोजीनियस कब लगेगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कब बनेगी, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है कि यहाँ पे हम वाई को और एक्स को अलग करेंगे तो सेपरेट मेथड बनेगी। होमोजीनियस में आपको लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई रख के चेक करना है, और यहाँ पे लीनियर मेथड फॉर्म होनी चाहिए, और फिर यहाँ पे आपको हर साइड इंटीग्रेशन करते हैं, यहाँ पे वाई इक्वल टू वी एक्स करके सवाल सॉल्व करना है, और यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर की हेल्प से सवाल सॉल्व करेंगे, हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये थोड़ा जल्दी जल्दी सीखा है हम लोगों ने, इतनी जल्दी 1 घंटे की वीडियो में लगभग पूरा चैप्टर रिवाइज किया है, कम एग्जाम्पल नहीं, लेकिन अगर आप लोग घर में ट्राई करेंगे इसके बाद तो आप खुद देखना आपके साल अच्छे से रहेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं, तब तक आपको सबको बाय।